आप सब बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में तो जानते होंगे, जो इसराइल के पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं। वो इस दफ़ा 2 नवंबर के इलेक्शन के बाद दोबारा अपनी हुकूमत बनाने वाले हैं और 5th टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब ये बात वैसे तो इतनी बड़ी मालूम नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसराइल की हिस्ट्री को देखते हैं और उनकी पॉलिटिकल नेचर को देखते हैं तो इस दफ़ा का इलेक्शन उनकी सारी पॉलिटिकल नेचर को तब्दील कर रहा है। क्योंकि इस दफ़ा पॉलिटिकल फार राइट विंग के लोग, जो कि नॉर्मली फ़लस्तीन और बाकी मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, वो हुकूमत में वापस आ रहे हैं। और इस दफ़ा जो हुकूमत लिक्विड पार्टी की तरफ से, जो कि बिन्यामिन नेतन्याहू की पार्टी है, वो स्ट्रॉन्ग बन रही है। आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्शन आखिर फ़लस्तीन और बाकी दुनिया के लिए क्यों मैटर करते हैं, इसका असर यूक्रेन रशिया वार पे क्या होगा, और हम इसराइल के इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या तब्दीली देखें। सबसे पहले तो थोड़ा इसराइली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसराइल एक पार्लिमानी डेमोक्रेसी है जिसके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इसराइल की नेचर को समझते हुए वहाँ पर फार राइट पार्टीज़ जैसा कि रिलीजियस ज़ियोनिस्ट पार्टीज़ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि लिक्विड पार्टी भी फार राइट पार्टी ही है, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन बाकी जितनी भी फार राइट पार्टीज़ हैं उनसे कम है। सो ये सेंटर राइट पार्टीज़ हम इन्हें कह सकते हैं। फिर उसके अलावा यार लिपिड की पार्टी भी फार राइट ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ मुस्लिम फैक्शंस जिनके पास 10 से 14 सीट्स होती हैं वो भी मौजूद हैं। सो इस तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसकी वजह से वहाँ हुकूमत बनाना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। और हमेशा से ही जो पार्टी हुकूमत में आती है वो 3 से 4 पार्टीज़ की कोalition गवर्नमेंट ही बनती है। अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि वो कोalition गवर्नमेंट कौन से सेगमेंट्स को मिला के बन रही है। अगर हम मौजूदा इलेक्शन के रिजल्ट को देखें तो बिन्यामिन नेतन्याहू की पार्टी लिक्विड ने 32 सीटें हासिल की हैं, जबकि उनके मुखालफ जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं उन्होंने 24 सीटें हासिल की हैं। जबकि अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो रिलीजियस ज़ियोनिस्ट कोलिशन जो कि तीसरे नंबर पे आया और उन्होंने 14 सीटें हासिल की हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यही है कि इनके बगैर लिक्विड पार्टी का हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये 14 सीट्स वाली पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से ओवरऑल जो इसराइल का स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो सकता है। रिलीजियस ज़ियोनिज़्म कोलिशन और बाकी फार राइट पार्टी को जो हेड कर रहे हैं वो अटमन बेन गवीर कर रहे हैं। अटमन बेन गवीर वही शख्स हैं जिनके ऊपर 50 से ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस हो चुके हैं फ़लस्तीनियंस के ऊपर अटैक करने में। ये वही हैं जो आम तौर पर आपको गन उठाए फ़लस्तीन कैंप्स के अंदर जाते हुए उन्हें ज़दोकोब करते हुए और पार्लिमानी इम्प्यूनिटी का इस्तेमाल करते हुए उन पर फायर करते नज़र आते हैं। फिर उसके अलावा इनका जो नज़रिया है वो ये है कि इसराइल के अंदर इस वक्त जो 17% से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। फिर उसके अलावा एक लॉयल्टी टेस्ट भी रखना चाहिए जिससे सिटीजनशिप चाहिए हो। और ये तमाम वो टैक्टिक्स हैं जिससे ये जो अरब पॉपुलेशन है इसराइल के अंदर और जो दूसरी कंट्री है साथ फ़लस्तीन, उसके सारे राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो उनकी ख्वाहिश है वो ये है कि फ़लस्तीन को जो मेन इसराइली लैंड है उससे बाहर निकाला जाए। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पुलिस मिनिस्टर चाहिए, मतलब पुलिस मिनिस्ट्री मुझे चाहिए। अब उससे ये साबित होता है कि अगर इन्हें पुलिस मिनिस्ट्री मिलती है, जो कि अभी आगे कुछ दिनों में पता चल जाएगा, जिसके पूरे चांसेस हैं, तो ये तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जितने भी इलेक्शन होते थे उसमें ये पार्टी कभी भी मेजॉरिटी में नहीं आई और 2 या 3 सीटें, इससे ज़्यादा कभी सीटें नहीं ली। और इसके अलावा ये इतने फार राइट हो चुके हैं कि इवन जो फार लेफ्ट के बहुत से लोग हैं इसराइल के लोग, वो भी इनसे ख़तरा खाते हैं। तो मुसलमानों को तो वैसे भी डर लग रहा है कि अगर अब हम डिस्कस करते हैं राम पार्टी। राम इसराइल का वर्ड है जिसकी अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो यूनाइटेड अरब लिस्ट बनती है। अब ये वो पार्टी है जो इसराइल में अरब और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है। इनका नज़रिया यह है कि बजाय लड़ाई के हम पॉलिटिकली इस मसले को सॉल्व करें। और इसके अलावा पहली दफ़ा 2020 में जो पिछली कोalition गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये शामिल हुए थे और उसके अंदर जो उनकी डिमांड्स थी वो मुसलमानों के जो घर हैं उनमें पानी की सप्लाई, एजुकेशन और बाकी दीगर जो इंसानी ज़रूरियात होती हैं उसकी गिर्द घूमती थी। तो अब इनके पास इस वक्त 5 से 14 सीटें मौजूद हैं। सो इसके अलावा जब इनकी कोalition के बारे में लिक्विड पार्टी के प्रेसिडेंट बिन्यामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि आप इनके साथ कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों के साथ हुकूमत नहीं बना सकता जो इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ पे बिलीफ रखते हूँ। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन लोगों के साथ भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता जो कि USA के ताल्लुकात को भी नफ़रत की निगाह से देखते हूँ, जो कि इशारा इसी की तरफ था। तो जो राम पार्टी जो कि एक मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है और पहले हुकूमत में आने के बाद लग रहा था कि एक अपीज़मेंट की पॉलिसी की तरफ जाएंगे और वहाँ पे मौजूद मुसलमानों के थोड़े हालात बेहतर होंगे, वो अब नज़र नहीं आ रहा है।
तो तीसरे नंबर पे बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी पार्टी भी एक फार राइट पार्टी है और इनकी पुरानी पॉलिसीज़ हमेशा से ही एंटी पैलेस्टीनियन और एंटी मुस्लिम रही है। तो इनका हुकूमत में वापस आना खुद ब खुद एक राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट है, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिन आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं। अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू का वापस हुकूमत में आने को यूक्रेन और रशियन वॉर की तरफ देखते हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू के जो ताल्लुकात हैं वो रिपब्लिकन्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ट्रम्प के दौर में काफ़ी हद तक इसराइल को ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही है, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन वापस आए हैं वैसे ही इसराइल के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट निगाह रखी गई है। अब जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे जो कि रिपब्लिकन के फेवरेट हैं, तो इससे ये बात हो सकती है कि रिसेंट दिनों में इनके दरमियान थोड़ी बहुत चपकश हो जाए, लेकिन इससे ये भी नहीं कहा जा सकता कि कंप्लीटली तौर पर यूएसए जो है वो इसराइल को डिसोन कर देगा। हाँ, ताल्लुकात में थोड़ी सख्त मोहरी आ सकती है। फिर उसके बाद अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू के रशियन मॉडल को देखा जाए तो रिसेंटली भी उनके ताल्लुकात पुतिन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। फिर उसके अलावा वो अभी तक इस वॉर को कंडेम नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर वो इस पार्टी के अंदर यूक्रेन का साथ देंगे तो रशिया सीरिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड कायम करेगा और इन्हें वहाँ से निकालने की कंप्लीट कोशिश करेगा। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ भी रशियन मौजूद हैं, ख़ास तौर पर लीबिया के अंदर, तो वहाँ पर रशिया जो है वो इसराइल को कम्प्लीटली डिसोन करेगा और कोशिश करेगा कि उन्हें वहाँ से बाहर निकाले। तो इसराइल ये रिस्क लेना नहीं चाहता। वीडियो के इख्तिताम में यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में इसराइल के अंदर फार राइट की तरफ शिफ्ट देखा जाएगा और जिसके बाद मुसलमानों और बाकी फ़लस्तीनियन और अरब जितने भी मुस्लिम वहाँ पे मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी मुश्किल दिन आने वाले हैं। तो ये यूएन के लिए और बाकी यूएसए और बाकी अलाइस इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक पैगाम है कि कैसे डेमोक्रेसीज़ जो हैं वो राइट विंग की तरफ शिफ्ट ले रही हैं, जिसकी वजह से अब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन मज़ीद हो जाएंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप